मेरी नजर में बाबा साहेब के बारे में अपनी चंद बातें आपसे शेयर करने की मैं कोशिश करूंगा। बाबा साहेब के बारे में उनके बारे में कहा जाता है कि वे परिवर्तन के लिए जन्मे थे। वांट टू चेंज। उनका परिवर्तन एक ऐसे समाज के लिए लगातार वो कोशिश कर रहे थे, देख रहे थे, लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे। और दुनिया भर के लोग उनके बारे में कहते थे कि ये अपने समय के बहुत ही बुद्धिमान आदमी है। मैं तो कहूंगा वो आज भी बुद्धिमान आदमी है। आज के समय बाबा साहेब का समय है। बाबा साहेब ने सामाजिक समानता के लिए आंदोलन किया, धार्मिक समानता के लिए आंदोलन किया, आर्थिक समानता का प्रतिपादन किया। सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको, भारत के जितने भी सिटीजन्स नागरिक हैं, जो फैसिलिटीज दूसरों को मिलते हैं, सबको मिलना चाहिए। मानव अधिकारों के बारे में बाबा साहेब लगातार लिखते रहे, बोलते रहे, बतियाते रहे। देश के पहले कानून मंत्री बन गए तो उन्होंने हिंदू कोड बिल पर चर्चाएं शुरू की। देश भर में विरोध होने लगा। उसके प्रति देश में एक तरह का डर था। तो उसका उन्होंने सामना किया, लोगों को समझाने की कोशिश की। एज मिनिस्टर रिजाइन करने के बाद उनका जो संसद में भाषण है, वो एक हिस्टोरिकल एविडेंस है बाबा साहेब के बारे में, बाबा साहेब के विचारों के बारे में, कि वो हिंदू कोड बिल में क्या करना चाहते थे। भारतीय स्त्रियों के अधिकारों को लेकर लगातार लड़ने वाले, सोचने वाले, अधिवेशनों में बात करने वाले, लिखने वाले बाबा साहेब केवल दलित स्त्री के बारे में बात नहीं कर रहे थे, या आदिवासी स्त्री के बारे में, जनजातीय स्त्री के बारे में बात नहीं कर रहे थे। वो देश की आधी आबादी को लेकर चिंतित थे। देश की आधी आबादी को लेकर वो बात कर रहे थे, उनके अधिकारों को लेकर लड़ रहे थे। उनको समानता मिलनी चाहिए, आधी आबादी को, उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, विधवा विवाह होना चाहिए। अभिभावक के, पेरेंट्स की जायदाद में, प्रॉपर्टी में पुरुष बच्चों की तरह स्त्री बच्चों को भी अधिकार मिलना चाहिए। ये बाबा साहब के सपने थे। बाबा साहेब ये चाहते थे कि देश की प्रगति में स्त्री पुरुष के कंधे से कंधे जोड़कर काम कर रही है, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। कैसा अधिकार मिलना चाहिए? सो सिंपल अधिकार, बहुत बड़े बड़े अधिकार नहीं, बहुत क्रांतिकारी अधिकार नहीं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप सबको, हम सबको मालूम है
स्त्री और पुरुष दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। अरे काम जो पुरुष कर रहा है स्त्री भी वो काम कर रही है। जितना टाइम पुरुष काम कर रहा है उतना टाइम स्त्री भी काम कर रही है। लेकिन वेतन में तारतम्य क्यों? वेतन में समान वेतन उनको मिलना चाहिए। वे मानव अधिकार के बड़े हिमायती थे। सामाजिक न्याय और समानता के आधार पर भारतीय समाज को वो देखते थे। भारतीय समाज में समानता हो, भारतीय समाज के सब लोग खुशहाली में रहे, ये उनका सपना था। सामाजिक न्याय की जो कल्पना की स्थापना के लिए उन्होंने बात की, इस बात के पीछे आधी आबादी जो महिला की है उसका सशक्तिकरण का उद्देश्य बाबा साहेब का था। स्त्रियों को उनका अपना अधिकार देना चाहिए, ये बाबा साहेब के सपने थे। 1920 में 1920 में उन्होंने मूकनायक पत्रिका शुरू की। 27 में 27 में उन्होंने बहिष्कृत भारत की स्थापना की, शुरू की। वो लगातार लिखते थे, हम सब जानते हैं। वो मराठी में लिखते थे, मराठी में बहुत बड़े वक्ता थे, हिंदी में बोलते थे, अंग्रेजी में उनका लाजवाब एक्सपर्टी थी। उन्होंने इन्हीं बातों का, इन्हीं जीवन मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का प्रतिपादन किया। इन दोनों पत्रिकाओं के हर अंक में उन्होंने लिंग समानता की बात की, जेंडर इक्वालिटी की बात की, उसका प्रतिपादन किया उन्होंने। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। बाबा साहेब का एक बहुत बड़ा विश्वास ये था कि हर एक को शिक्षा दे दो, गुणात्मक शिक्षा दे दो, क्वालिटेटिव एजुकेशन देना चाहिए, स्त्रियों को भी देना जरूरी है। उस समय में परिवार नियोजन पर उन्होंने बात की, फैमिली प्लानिंग पर उन्होंने बात की, बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका प्रतिपादन किया, आवाज उठाई उन्होंने कि भारत को फैमिली प्लानिंग अपनाना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल उस धर्म के लोगों को अपनाना चाहिए, इस धर्म के लोगों को अपनाना नहीं चाहिए, भारतवासी सबको फैमिली प्लानिंग अपनानी चाहिए। भारतीय समाज में जो सामाजिक कुरीतियां हैं, आर्थिक कुरीतियां हैं, शैक्षिक कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों का प्रभाव झेलना हमेशा अशिक्षित स्त्रियां बहुत ज्यादा झेलती हैं, गरीब स्त्रियां बहुत ज्यादा झेलती हैं। बाल विवाह फॉर एग्जाम्पल अब हम देख सकते हैं, बाल विवाह के कारण भारतीय समाज ने क्या क्या झेला। कन्नड़ भाषा में इसको लेकर कई उपन्यास लिखे गए हैं, कहानियां लिखी गई, मराठी में लिखे गए। कि किस तरह बच्ची की शादी होती थी, वो विधवा हो जाती दुर्दैववशात, उनका सिर मुंडन, क्या वस्त्र पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, घर के किस भाग में, किस क्षेत्र में उनको रहना चाहिए, किस क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। ये जो सामाजिक लिमिटेशंस बाल विधवाओं पर डाला जाता था, क्या एक जाति के
एक जाति के बाल विधवाओं को लेकर बाबा अम्बेडकर साहब ने बात की? नहीं। हर तबके की बाल विधवाओं को लेकर उन्होंने बात की, उनके विवाह की बात की, शादी की बात की। वैसा देखा जाए आज भी हम देखते हैं दलित और ट्राइबल समाज में विधवा समस्या नहीं, विधवाओं का विवाह शादी आसान है होना। ये शादी होती है, अन्य समाजों में नहीं होती थी, जिसका बाबा साहेब ने सोचा, विचार किया, प्रतिपादन किया, लड़ा कि बाल विवाह रोकना चाहिए, बाल विधवाएं हैं उनका पुनर्विवाह होना चाहिए। और एक बहुत बड़ा, बहुत ही त्रासदायक मुद्दे को बाबा साहेब ने उठाया, वो है देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा को, उसकी कठिनाई को, उसके अपमान को, उसके शोषण को वही जानते हैं जिन्होंने झेला है, वही जानते हैं जिन्होंने देखा है, जिन्होंने उसको अनुभव किया है। कन्नड़ साहित्य में कहानी लिखी गई है बहुत पहले, आनंद नामक एक कहानीकार ने। उस कहानी का नाम है लड़की जिसका मैंने खून किया, नाकोंदा हुड़गी उसका टाइटल है। बहुत बहुत सिंपल सी कहानी है। लेखक जो पढ़ा लिखा शहर से छुट्टियों में गांव जाया रहता है, बगीचे में एक सुंदर सी जवान लड़की उनको मिलती है, बात करते हैं। तो वो पूछते हैं कि तुम क्या कर रही हो, क्या करती हो? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं विधवा हूं। नहीं, क्षमा करिए, मैं देवदासी हूं। फिर वो उस बच्ची को समझाते हैं कि देवदासी प्रथा कितना बुरा है, कुरीतिपूर्ण है, तुमको देवदासी नहीं बनना था, इसका विरोध करना था, तुमको शिक्षा प्राप्त करनी है, आपको टीचर बनना है, शिक्षिका बननी है। इस तरह की एक अवेयरनेस उस बच्ची में वो क्रिएट करते और घर चले जाते। सुबह उनका बगीचे को देखने वाला आदमी दौड़ते दौड़ते आकर घर वालों को खबर देता है, उस लड़की ने कुएं में आत्महत्या कर ली है। बाबा साहेब अम्बेडकर देवदासी बनने के पहले लोगों को ये शिक्षा देना चाह रहे थे, ये संचेतना देना चाह रहे थे कि देवदासी प्रथा बनना ठीक नहीं, सही नहीं है, ये स्त्रियों का शोषण है, भगवान के नाम पर, मंदिरों के नाम पर। कर्नाटक, महाराष्ट्र में देवदासी पद्धति के दुष्परिणाम क्या है, ये हम जानते हैं। बाबा साहेब ने इसका विरोध किया, देवदासी प्रथा का बहिष्कार करने के लिए कानून बनाने की उन्होंने बात की।
स्त्रियों के अधिकारों का कई प्रावधान उन्होंने संविधान में किया। महिला को समान अधिकार मिलना चाहिए, जायदाद में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, पिताजी के प्रॉपर्टी में, माँ की प्रॉपर्टी में उनको समान हिस्सा मिलना चाहिए पुरुषों की तरह। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियाबल में, भूमिका में उन्होंने आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की स्त्रियों के लिए। हिंदू कोड बिल में उन्होंने स्त्रियों को देश का अधिकृत नागरिक बनने की बात की। स्त्रियों को विवाह विच्छेदन का अधिकार मिलना चाहिए, डाइवोर्स का अधिकार मिलना चाहिए, उनका यह प्रतिपादन था। उस समय में अंतरजातीय विवाह गैर कानूनी मैरिजेस थे। बाबा साहेब ने इन अंतरजातीय विवाहों को कानूनी मान्यता देने की कोशिश की। विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह करने की उन्होंने बात की। 1955 में हम सब जानते हैं हिंदू मैरिज एक्ट आया। 56 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया। 56 में ही 3 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट बने। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट आया। आगे चलकर संविधान को कई तरह के कानूनों को कई तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं। इन अमेंडमेंट्सों के पीछे अम्बेडकर जी की विचारधारा। 87 में सती प्रथा विरोधी एक्ट बना। 1961 में दहेज प्रथा का बहिष्कार हुआ। पहली बार 61 में ये कहा गया दहेज लेना या देना अपराध है। 84 में फैमिली कोर्ट्स एक्ट बना। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 93 में बना। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 61 में बना। 56 में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट बना। जवान स्त्रियों का, जवान लड़कियों का, बच्चों का एक क्षेत्र से दूसरी जगह ले जाना, उनसे घरेलू काम लेना, खेत का काम लेना, कारखाने में काम लेना, उनका दैहिक शोषण करना, फिर उनका, उस बच्चियों का, उन स्त्रियों का व्यापार करना, बेचना, खरीदना, बाबा साहेब ने, थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा। उस समय में इंटरनेट नहीं थी, उस समय में मास मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन बाबा साहेब देश के हर कोने की महिला की समस्या को जानते थे। झारखंड में जो समस्या आज भी है, ओडिशा में जो समस्या आज भी हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, यहाँ की आदिवासी लड़कियों को, वनवासी लड़कियों को शहर ले जाया जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, गैर कानूनी रूप से उनको घरेलू काम के लिए लगा जाता है, कम पैसा दिया जाता है, दैहिक शोषण किया जाता है, प्रताड़ना की जाती है, मारा जाता है। सत्तर 80 बरस पहले बाबा साहेब ने इसके बारे में सोचा। बाल विवाह निषेध कानून बना, समान वेतन कानून बना 76 में।
नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट बना 205 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायोलेशन एक्ट बना। इन सब कानूनों के पीछे बाबा साहेब का दिमाग है, बाबा साहेब की विचारधारा है, बाबा साहेब की संवेदना है। बाबा साहेब केवल भारत से नहीं, दुनिया से बहुत आगे सोचते थे। 500 बरस आगे भविष्य में जो होने वाला है उसको लेकर बाबा साहेब सोचा करते थे, उनको चिंता थी, उसका उसका अध्ययन वो करते थे। अध्ययनशील बाबा साहेब हम लोगों को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन, अध्ययन करने के लिए कहा, पहले पढ़ाई करो, पहले अपने आप को समझो, पहले समाज को समझो, देश को समझो, उसके बाद आप अपने अधिकारों के बारे में बात करो। बाबा साहेब बोले। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात की और साथ साथ में बाबा साहेब की मानसिक प्रबुद्धता को हम देख सकते हैं, जिम्मेदारियों की भी बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की। जहां अधिकार की बात की, फंडामेंटल राइट्स की बात की उन्होंने, उसके साथ साथ उन्होंने नागरिक को, सिविक को जिम्मेदारियों की बात। हम जो दलित हैं, आदिवासी हैं, हम अपने अधिकारों के प्रति बहुत सजग हैं, रहना भी चाहिए। बाबा साहेब ने हमको बहुत अधिकार दिया है, रिजर्वेशन दिया है, आर्थिक रूप से सबल बनने के लिए हमको उन्होंने अधिकार दिया है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया है। हमने बाबा साहेब ने जो प्रतिपादन किया था, जिम्मेदारियों के बारे में कभी सोचा है? हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? हमको नई पीढ़ी को सोचना पड़ेगा। मेरे 3 प्रश्न हैं अपने लोगों से, हम लोगों से, मुझसे। पहला प्रश्न है, बाबा साहेब से हमने क्या सीखा? दूसरा सवाल है, बाबा साहेब से हमने क्या पाया? और तीसरा सवाल, बाबा साहेब से पाने के बाद हमने देश को क्या दिया, समाज को क्या दिया? एक महीने पहले कर्नाटक जो असेंबली में एक बीजेपी के विधायक ने रिजर्वेशन को लेकर कुछ बात कही, जो पेपर में आया है, रिपोर्ट हुआ है, उसको आपके सामने मैं जिक्र करता हूं। वो नितांत सत्य बात कही उन्होंने कहा, पहली पंक्ति में बैठे दलित वनवासी अपना खाना बहुत खाया, बहुत हो गया, दूसरे लोग इंतजार में हैं, कृपया आप उठिए। क्या मतलब है इसका? एक एक परिवार, हम लगातार रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। मेरे पिताजी ने फायदा उठाया, मैंने फायदा उठाया, मेरे बच्चों ने उठाया। उठाने का हक है, इसमें इसका कोई विरोध नहीं है, किसी का विरोध नहीं। लेकिन दूसरे लोगों को, अपने भाई को, अपनी बहन को
समाज में अन्य लोगों को, अन्य कैटेगरी के लोगों को नहीं मिला। हमको जो मिला है उसके बाद हम दूसरों को अपॉर्चुनिटी, मौका देना जरूरी है। क्या बाबा साहेब से ये सीख हमने नहीं सीखी? आर्थिक समानता की बात की, सामाजिक समानता की बात की, अपॉर्चुनिटीज की समानता की बात की। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा। हमको इन चीजों का पालन करना जरूरी है। साथ साथ में रिजर्वेशन अक्षय पात्रा नहीं है, हमको समझना पड़ेगा। ये अलाउद्दीन का दीप नहीं है, खुलजा सिमसिम नहीं है। एससी बच्चा जो 99% अंक पाता है उनको नौकरी नहीं मिलती। आगामी दिनों में भारत में कितने क्षेत्र में नौकरियां, कितनी नौकरियां कम हो रही हैं, किस किस डोमेन में नौकरियां कम हो रही हैं, किस किस एरिया में नौकरियां कम हो रही हैं, इसका अध्ययन क्या हमने किया है? किस किस डोमेन में, किस किस क्षेत्र में नौकरियों के पॉसिबिलिटीज हैं, चांसेस हैं, इसके आंकड़े क्या हमारे पास हैं? जब रिजर्वेशन तब मिलेगा जब नौकरियों के एडवर्टाइजमेंट्स, मौके आएंगे। मौके ही नहीं है देश में तो रिजर्वेशन कहां मिलेगा? एससी एसटी को नौकरी कहां मिलेगी? नहीं मिल रही है तो आजीविका पाने के लिए, आजीविका कमाने के लिए हमने क्या स्ट्रेटजी बनाया है, क्या तंत्र हमने अपनाया है, हमने क्या सोचा है, इस पर हमको गंभीर विचार करना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर है भारत में, होम इंडस्ट्रीज हैं, गृह उद्योग है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं, उसमें बहुत सारे मौके खुले हैं। लेदर इंडस्ट्री है, हमारी पुश्तैनी इंडस्ट्री है, पुश्तैनी इंडस्ट्री थी। लेदर इंडस्ट्री में जो डिग्रीज है, जो ट्रेनिंग है, जो स्किल है, हम अपनी नई पीढ़ी को उसमें डालने के बारे में क्या सोचा है? एक समय था लेदर इंडस्ट्री के प्रोसेसिंग यूनिट्स, डाइंग यूनिट्स दलितों के हाथ में थी। भारत लेदर एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा खासा स्थान रखता था। इस इंडस्ट्री को हमने अपने हाथों से जाने दिया। मतलब सो सिंपल, जहां मक्खन है वहां से हमने हाथ धो लिया। हमको पुनर्विचार करना है अपनी शिक्षा पर, हमको पुनर्विचार करना है अपनी तरबियत पर, अपनी ट्रेनिंग पर, अपनी सोच पर। मीट इंडस्ट्री है, एक समय में, एक जमाने में
मीट इंडस्ट्री दलितों के हाथ में था। अब किसके हाथ में है, आप सबको जानकारी, और इसमें प्रॉफिट का रेंज कितना है, प्रोडक्शन कहां से आता है, किस किसानों से आता है, कंज्यूमर कौन कौन है, बीच में मैनेजमेंट, बीच में सर्विस, मीट इंडस्ट्री में कौन कर रहे हैं, हमारा प्रेजेंस अब कहां है, ये हम लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, दलित लोगों को, एसटी लोगों को, आदिवासी लोगों को बैठकर सोचना है, चिंता करनी है, चिंतन करना है, मनन करना है, कंसल्ट करना है, हमारी शैक्षिक स्ट्रेटजी को बदलने की जरूरत है। दुनिया में, स्पेशली भारत में, आगे भविष्य में मौके, अपॉर्चुनिटीज सर्विस सेक्टर में आएंगे। होटल इंडस्ट्री हो, केटरिंग इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, क्या हम इस बदलते इंडस्ट्रियल फेस को, इसकी छवियों को क्या हमने एनालाइज किया है, क्या हमने सोचा है, क्या हमने इसके लिए अपनी पीढ़ी को, अपनी सोच को तैयार रखा है कि हाँ भैया, जहां अपॉर्चुनिटीज, मौके तैयार हो रहे हैं, जहां स्किल बेस्ड जॉब्स ओरिएंटेशन है, हम अपने बच्चों को उसमें ट्रेनिंग देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए क्या हम तैयार हैं, या सरकारी नौकरी पर भरोसा रखकर हम बीए पास करेंगे, बीएससी पास करेंगे, एमएससी पास करेंगे, पीएचडी करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, विदाउट स्किल एंड नॉलेज, विदाउट वर्क एक्सपीरियंस हम चाहते हैं हमको नौकरी मिले, नहीं मिलेगी। क्या हमको बाबा साहेब ने इतनी कॉमन सेंस नहीं दी है? दी है, हम इस पर नहीं सोच रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सोच रहे हैं रिजर्वेशन हमारा हक है, जरूर हमारा अधिकार है, लेकिन मौके भी आना चाहिए। और जब स्किल बेस्ड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड इंडस्ट्री सोसाइटी जब तैयार होगी, हमारी क्या स्किल हो, हमारे पास क्या स्किल है, क्या हुनर है हमारे पास, ये सेल्फ टेस्टिंग हमको अपने पास होनी चाहिए। करने की ताकत, करने की इच्छा, करने का धैर्य हमको लेना जरूरी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप में सब्सिडीज हैं, प्रियोरिटीज हैं एससी एसटी को लेकर कानून में, बैंक लोन्स हैं, कंसेशंस हैं, टूरिज्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री है। हमको इन नए नए सेक्टर्स में ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमको ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स करनी पड़ेगी, जैसे मिलिंद कांबळे जी कर रहे हैं, पद्मश्री मिलिंद कांबळे जी, सन ऑफ ए टीचर, लातूर जैसी जगह से जहां पानी बरसना बहुत कम है, अकाल वहां का स्वभाव है, वैसी जगह से आकर आज देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में वो अपना एक सिग्नेचर छोड़े। पॉलिसी मेकिंग बॉडीज में मिलिंद जैसे लोग अपना स्थान बनाया है, इसका मतलब
वो रिजर्वेशन के कारण से नहीं, वो उनकी हुनर के कारण से, उनकी स्ट्रेटजी के कारण से। मतलब जो अनटच्ड सेक्टर है, दलित एंटरप्रेन्योरशिप, एसटी एंटरप्रेन्योरशिप, उस पर हमको काम करने की, उस पर हमको ट्रेनिंग हासिल करने की, उस पर हमको क्षेत्रकार करने की, उस पर हमको एडवेंचर करने की जरूरत है। इन दिनों में और एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डैक, DACC, लुधियाना के इंद्रजीत सिंह अठवाल उसके नियोजक। उनका जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं जुड़ा हूं। लगभग 1 महीने में 20 स्टार्टअप्स उन्होंने देश में शुरू कराया। इट्स ए स्मॉल नंबर, बट इट इज ए मोस्ट क्वालिटेटिव एफर्ट। हम सबको इस पर सोचना है। मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ आप लोगों से शेयर करने की मैं कोशिश करूंगा। एक दलित लड़का कर्नाटक में कड़ूर नामक एक जगह है, चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में, ये एरिया, दिस पार्ट ऑफ तिपटूरू, तुमकुर, चिकमगलूर, यहाँ कोकोनट प्लांटेशंस हजारों एकड़ में। कोकोनट प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जो कोकोनट ऑयल इंडस्ट्रीज हैं, पाउडर इंडस्ट्रीज हैं, इस बेस पर वो निर्भर है, इस कैचमेंट पर वो निर्भर है। एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट दलित, उन्होंने एक छोटा सा होम इंडस्ट्री शुरू किया। इस सूखे कोकोनट से, गोबर से तेल निकालकर अपना छोटा सा ब्रांड बनाकर बेचने का। Within 6 months, he started earning in lakhs. इन्वेस्टमेंट 5 लाख, 10 लोगों को उन्होंने काम दिया और खुद वो कमा रहे हैं। ये मॉडल क्या हमारे लिए आदर्श नहीं है? आदर्श है तो हमको अपनाने की जरूरत है। चंद्रभान प्रसाद जी और एक दलित बिजनेस थिंकर है, प्लीज फॉलो हिम, चेज हिम, chase his ideas, chase his entrepreneurship skills. Let us make our future. Let us make the future of India. सोसाइटी में, समाज में हमेशा कहा जाता है, SCSTs always seekers. We have to change the definition of SCSTs. No, SCSTs not only seekers, we are givers too. The Dalit corporates should think about startups. Definitely we have starting troubles, but we have fair chances to win. We have to fair chances to make our world in the business era of Bharat. भारतीय इंडस्ट्रियल सिस्टम में एक खामी है, हम सब जानते हैं। ये जो लैंडिंग सिस्टम में कोलाटरल बेस लैंडिंग सिस्टम है, हमको लोन लेना है, हमको कर्ज लेना है बैंक से, सरकार से। ये आप वो बोलेंगे कि जमीन आप गारंटी दे दो, इंडस्ट्रियल साइट गारंटी दे दो, जो हमारे पास नहीं है, हम कहां से आपको कोलेटरल बेस देंगे? इस एक्ट को, कोलेटरल बेस लोन एक्ट को अमेंड करने की जरूरत है।
भारत सरकार लगातार पॉलिसी एंड इक्विटी सपोर्ट की बात कर रही है, कोशिश भी कर रही है। हमको उसको इस इक्विटी एंड इक्विटी सपोर्ट का हमको फायदा लेना है। मोदी सरकार वेंचर कैपिटल फंड की बात करती है, जिससे स्टार्टअप्स को बड़ा फायदा होगा। क्या हमने इस दिशा में सोचा है? क्या हम एसएसटी लोग मोदी सरकार के, हाल की सरकार के इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर कभी हमने सिंपोजियम रखा है? डिमोनेटाइजेशन पर कभी हमने सेमिनार में भाग लिया? हमने ऑर्गेनाइज किया? दलितों पर इसका क्या इंपैक्ट है, लाभ क्या है, नुकसान क्या है? दलित स्ट्रीट वेंडर्स पर इसका क्या प्रभाव है? हम बदलते भारत से अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि हम भारतवासी हैं। भारत की कठिनाई से हम अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि हम भारतवासी हैं। कोरोना में भारत त्राही त्राही कर रही है, तो हमको सपोर्ट करना हमारा धर्म है। सरकार को सपोर्ट करना हमारा धर्म है, समाज को सपोर्ट करना हमारा धर्म है, जो नीडी है उसको सपोर्ट करना हमारा धर्म है। हम अपने बच्चों की ट्रेनिंग, अपने बच्चों को घर में बैठे बैठे ये ट्रेनिंग, ये तरबियत देने की, हमारे बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करने की कि भैया बेटा बेटी को सरकारी नौकरियां खत्म हो, नेक टू नेक कंपटीशन है। क्या इस कंपटीशन में तुम रह पाओगे, कर पाओगे? उसके बदले में जो अनछुए सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं, इसमें तुम कुछ कोशिश करो, हम कुछ कोशिश करते हैं। सरकार, बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का थोड़ा सा सपोर्ट हमको मिलेगा। मतलब लेट अस टीच अवर यंग जनरेशन not to depend upon reservation. तुम, हम अपने हुनर पर भरोसा रखें, हम अपने हुनर पर विश्वास रखें। हमारे बच्चों को बता दे, बेटा बेटी तुम में एक बहुत अद्भुत हुनर है, कला है, तुम आदिवासी हो, दलित हो, हार्ड वर्कर हो, हमारे डीएनए में है हार्ड वर्किंग, हमारे डीएनए में है इनोवेशन, हमारे डीएनए में हुनर है, कुछ न कुछ करने का, कुछ न कुछ दिखाने का। इस पर भरोसा रखो। भारत देश उन लोगों का कदर करता है हमेशा जिनके पास हुनर है, जिनके पास कला है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास हार्ड वर्किंग कैपेसिटी है, कष्ट सहिष्णुता है, शक्तिशाली है, शक्ति है काम करने की, सोचने की। जैसे बाबा साहेब ने सोचा, बाबा साहेब ने हीराकुद डैम की कल्पना की, बाबा साहेब ने इरिगेशन एंड इसके वाइब्रेशंस की बात की, इंडस्ट्रीज की बात की, उन्होंने डिवैल्यूएशन की बात की, रुपये की। क्या हम इंडस्ट्रीज को लेकर सोच नहीं सकते? एग्रीकल्चर सेक्टर में, फ्लोरिकल्चर में, फिशिकल्चर में मिल्क इंडस्ट्री में जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हुआ है, मतलब
agriculture and technology, now they are going together. दलित और आदिवासियों को इसका बहुत बड़ा फायदा उठाना जरूरी है। सरकार ने हमको जो 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन दी है, उसको हमको नहीं बेचना है। मैं तो अक्सर कहता हूं, मैंने कई बार लिखा है, लैंड इज ए बिग प्रॉपर्टी इन इंडिया। कृपया जमीन मत बेचिए, ये जमीन हमारी नई पीढ़ी की रक्षा करे। भाइयों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, देश में लोकल इनोवेशन की एक बहुत बड़ी सशक्त अंतरगंगा है। गांव-गांव में, कस्बे में, हैमलेट्स में हम जो आदिवासी दलित अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जीवन में, अपने अपने जमीन में, भैंसों के साथ, गायों के साथ, अपनी जमीन में, अपनी कुएं में, अपने बगीचे में जो 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 इनोवेशन हम करते हैं, दलित SC/ST इनोवेटर्स का डाटाबेस हमको करना है। किसी ने कहा है, डाटा इज द रियल कैपिटल ऑफ द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। डाटा एक बहुत बड़ी कैपिटल है, डाटा एक बहुत बड़ी संपत्ति, गोल्ड माइन है। हमको SC/ST इनोवेटर्स, मतलब जो 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 हुनर रखते हैं, उनकी डाटाबेस तैयार करें। इसको टेक्स्ट बुक्स में इंट्रोड्यूस कराना है, हमारे MPhil में इस पर रिसर्च कराना है, या हमारे PhD में इस पर रिसर्च करवाना है, और ऐसे डाटा हम क्रिएट करें जिस पर दुनिया के किसी भी कोने का रिसर्चर आंख मूंद कर विश्वास करे। भाइयों, दुनिया बदल गई है, भारत बदल गई है, भारत बदल रही है। क्या हम बदले हैं? क्या हम बदलना चाहते हैं? हम बदलना चाहते हैं, चलो हम सब हाथ मिलाएं। आपने मेरी बातें सुनी, मैंने बाबा साहब के बहाने भारत देश की प्रगति के बारे में, भारत देश की बरकत में, प्रगति में, विकास में दलित और आदिवासियों का क्या योगदान हो सकता है, हमारे बच्चों के भविष्य में, हमारी सोच में जो परिवर्तन करना है, हमारे बच्चों का भविष्य किस सेक्टर में है, इस पर चंद बातें मैंने जो सोची थी वो सब आपके सामने रखी। आप सबने सुना। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।